हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायो लर्नर। अगर आपने अभी तक बायो लर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर आपको इसका कंटेंट अच्छा लग रहा है, क्योंकि अच्छे कंटेंट का बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। हम आज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के लेक्चर 2 में हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कि क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है, सेल एज अ सिस्टम कैसे वर्क करता है बेसिकली, और प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, सेल वॉल क्या होती है, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है। फिर हमने वेरियस साइंटिस्ट के नाम किए थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आते रहते हैं, देखे थे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने पहले लेक्चर में कवर किए थे। हमने एक बेसिक नींव इस चैप्टर की हमने एक तरीके से बिछाई थी, और आगे अब हम कवर करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल, उनकी सेल मेम्ब्रेन जो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि दोनों ही यूकैरियोटिक सेल होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल जो है एक बहुत डाइवर्स है। अगर आप देखें तो यूकैरियोटिक सेल एक बहुत डाइवर्स टॉपिक है, और जितनी देर हम इसको पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल को, उतना हमारा आगे के जो हम चैप्टर्स हैं उनमें हमारी क्लैरिटी आती जाएगी। स्पेशली हम सेल मेम्ब्रेन को जब पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर वेरियस टॉपिक्स ऐसे होंगे जो हमारे को प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी से हम पढ़ेंगे, उसमें काफ़ी हेल्प होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। तो हमारा जो पहला, हमारे को थोड़ा बेसिक समझना चाहिए कि यूकैरियोटिक सेल्स में और प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने देखा पिछले लेक्चर में कि डिफरेंसेस क्या थे, लेकिन फिर भी हम एक बार यूकैरियोटिक सेल का बेसिक थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि देखिए चार पांच किंगडम में से चार किंगडम यूकैरियोटिक सेल्स के बेस से होते हैं, बने हुए, जिसमें प्रोटिस्टा जो होता है वो सिंगल सेल यूकैरियोटिक, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। और रेस्ट ऑफ द थ्री किंगडम जो है फोर में से, जिनमें फंगाई, प्लांटे और एनिमिलिया जो है, जिनमें हम इनको रखते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स को। और जो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, उन्हें हमने मोनेरा के अंदर रखा हुआ है। तो ये हमारे को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। अब हमारे को यूकैरियोटिक सेल के जो कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं जिससे प्रोकैरियोटिक सेल से वो अलग होता है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेड नहीं होता यूकैरियोटिक सेल का। जहां हमने प्रोकैरियोटिक सेल में देखा था कि हमें नेकेड जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है, न्यूक्लियोइड बोलते हैं हम उसे। और हिस्टोन प्रोटीन के साथ ऑर्गेनाइज भी नहीं होता क्रोमोसोम्स की फॉर्म में, लेकिन हमें यहाँ पे क्रोमोसोम्स की फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज मिलता है। फिर हमारे को प्रॉपर ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस देखने को मिलता है, जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, पोरस मेम्ब्रेन होती है ताकि मटेरियल एक्सचेंज हो सके। वो हमारे को प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को नहीं मिलता। फिर हमारे को बहुत जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, जो कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है, वो भी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन ही, जैसे हमने मीजोसोम के बारे में पढ़ा था, तो वही अपने आप को मॉडिफाई करती है, वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करती है। लेकिन ऐसा यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे को प्रॉपर ऑर्गेनेलीज देखने को मिलती हैं जो डिवीजन ऑफ लेबर दिखाती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है रेस्पिरेशन, और जो एटीपी वगैरह की जो पावर, जो एनर्जी करेंसी भी होती है एटीपी, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है एंडोस्केलेटल फॉर्म करती है बेसिकली, और बहुत से फंक्शन में इन्वॉल्व होती है, वो हम आगे देखेंगे जब हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे। एक प्रॉपर टॉपिक है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, पूरा लेक्चर लगेगा उस पर। तो इसमें हमने बेसिक बेसिक जो है यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में समझ लिया था। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स यहीं पे खत्म नहीं हो जाते। यूकैरियोटिक सेल्स काफ़ी बड़ा टॉपिक है, जिसमें हम प्लांट सेल एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस, फिर हम वन बाय वन एक एक ऑर्गेनली को देखेंगे। तो हम विदाउट एनी डिले हम ज़रा इस यूकैरियोटिक सेल के ऊपर ज़रा देखते हैं। देखिए, जो जो मैंने आपको बताया यहाँ पॉइंट्स के फॉर्म में मैंने मेंशन कर दिया, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। फोर प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटा एंड एनिमिला आउट ऑफ फाइव किंगडम आर यूकैरियोट्स। Complex and extensive compartmentalization of cytoplasm, organized nucleus with nuclear envelope, complex locomotory structure and cytoskeletal structure. जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स। ये पांच छह पॉइंट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं कि कैसे हम यूकैरियोटिक सेल्स को समझ सकते हैं। अब हम देखें, अब मैं आपको आपके सामने एनसीईआरटी का काफ़ी, क्योंकि हमें एनसीईआरटी का कोई भी डायग्राम छोड़ना नहीं है, क्योंकि बेसिकली जब हम नीट के जो पिछले 3-4 साल या 5 साल या 6 साल के पेपर उठा के देखते हैं तो हमारे को डायरेक्ट
डायरेक्ट डायग्राम देखने को मिलते हैं। आपने पहली स्लाइड में भी देखा होगा, जो ये डायग्राम है ये फिगर 8.4 है एनसीईआरटी फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था। उसने ये भी मैं आपको आगे नोट करवाऊंगा, अभी आप ध्यान दीजिए। इसको मैंने इसीलिए फर्स्ट स्लाइड में रखा था कि आप इस इमेज को अपने दिमाग में बैठा लें, क्योंकि कई बार ऐसी इमेजेस डायरेक्ट एमसीक्यू बन के विद लेबलिंग या फिर क्या किस चीज़ का डायग्राम है या कौन सा मॉडल है कब दिया था ये पूछ लेते हैं, डायरेक्ट पूछ लेते हैं पेपर के अंदर। तो अब हम देखेंगे, ये हमारे सामने दो डायग्राम्स हैं जो एनसीईआरटी से मैंने लिए हैं। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड में जो है एनिमल सेल है और राइट हैंड साइड में प्लांट सेल है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में बेसिक डिफरेंस तो सबसे पहले यही है कि हमारे को एनिमल सेल में सेल वॉल देखने को नहीं मिलती, जो प्लांट सेल में हमारे को देखने को मिलती है। फिर हमारे को एनिमल सेल में प्लास्टिड ऑर्गेनेली देखने को नहीं मिलती और प्लांट सेल में देखने को मिलती है। और हम देखें तो बेसिक बेसिक डिफरेंसेस तो काफ़ी हैं। बाकी हम देखें तो न्यूक्लियर एनवलप जो है दोनों ही सेल्स में होता है। सिमिलैरिटीज़ काफ़ी होती है क्योंकि दोनों ही यूकैरियोटिक सेल्स हैं। सेंट्रियोल जो है एनिमल सेल में होता है लेकिन प्लांट सेल में वो हमें देखने को नहीं मिलता। तो और हमारे ये आप जो बड़ा सा बीच में स्ट्रक्चर देख रहे हैं प्लांट सेल में, वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल जो है, ये हमारे को प्लांट सेल में काफ़ी लार्ज देखने को मिलता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर कभी कभी ये होता है और कभी कभी नहीं भी होता, काफ़ी रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं और इसको मैंने पॉइंट्स के फॉर्म में यहाँ पे लिखा है, हम एक बार इसे रीड कर लें। प्लांट सेल में दे हैव सेल वॉल, दे हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, में है प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लास्टिड्स होते हैं, सेंट्रियोल्स नहीं होते। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। एक्सेस ऑफ ग्लूकोज चार्ज की फॉर्म में स्टोर होता है और यहाँ ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है एनिमल सेल में। तो मतलब ये बेसिक बेसिक फॉर्म्स हैं। जन एक फिक्स शेप होती है, रेगुलर शेप होती है सेल वॉल की वजह से, लेकिन इनका सेल वॉल नहीं होती, तो एक एमॉर्फस शेप में रहता है एनिमल सेल। तो ये बेसिक डिफरेंसेस थे जो हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में देख लिए। अब हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो अगला टॉपिक है, जो जिससे क्वेश्चंस डायरेक्टली भी पुट अप होते हैं, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बेसिकली हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक आप एक बैरियर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि एक सेमी परमिएबल क्वासी फ्लूइड। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्वासी फ्लूइड क्या है। क्वासी फ्लूइड पार्शियली लिक्विड और पार्शियली सॉलिड टाइप का एक टर्म है इसका मीनिंग, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में जो है प्रोटीन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है जिसमें प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं। तो ये सेमी परमिएबल होती है, एक बैरियर की तरह, क्योंकि सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। सेमी परमिएबल मीन्स कुछ सेलेक्टेड मटेरियल्स को ही अपने आर पार जाने देती है। और क्वासी फ्लूइड का मीनिंग ये हो गया कि ये पार्शियली सॉलिड और पार्शियली लिक्विड। हम डिटेल में इसको देखेंगे क्योंकि लेटरल मूवमेंट होती है प्रोटीन की, उसमें काफ़ी हेल्प करता है क्वासी फ्लूइड नेचर। तो ये क्वासी फ्लूइड नेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पुटअप हो चुका है प्रीवियस ईयर्स में। अब सेल मेम्ब्रेन की थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को जो टर्म थी वो नेगली और कार्मर ने दी थी 1855 में, और 1931 में प्लाज्मोलेमा टर्म ने इसे रिप्लेस किया जो प्लावर ने दी थी। और सबसे ज़्यादा स्टडीड जो मेम्ब्रेन जो ह्यूमन आरबीसी है सेल मेम्ब्रेन की, जो बेसिक स्टडी करते हैं वो हम ह्यूमन आरबीसी पे कर चुके हैं सबसे ज़्यादा। प्रोटीन जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, लाइपोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। एक अगर आप एक तरीके से इस टर्म को बोल सकते हैं कि आपने कभी टाइटैनिक देखी होगी मूवी, तो उसके थ्रू आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि टाइटैनिक मूवी में जो समुद्र होता है उसके अंदर आइसबर्ग्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप ये मान के चलिए जो फॉस्फोलिपिड का समुद्र है उसके अंदर जो है प्रोटीन के आइसबर्ग्स प्रेजेंट हैं। उस तरीके का कुछ मॉडल होता है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी आपको दिखाया कि देख सकते हैं ये फॉस्फोलिपिड का समुद्र है और ये आइसबर्ग्स की तरह आप देख सकते हैं। टाइटैनिक ज़्यादातर बच्चों ने आई होप देखी हुई होगी, क्योंकि काफ़ी फेमस मूवी है, तो उसका मैंने एग्जाम्पल लेना यहाँ पे सही समझा। तो जैसा हमने देखा प्रोटीन और लाइपोप्रोटीन मेजर कंपोनेंट, देखिए मेजर कंपोनेंट 60% ज़्यादातर सेल्स के अंदर होता है, लेकिन ये सेल टू सेल वेरी करता है। क्योंकि हम देखते हैं कि अभी हम ह्यूमन आरबीसी देखेंगे तो 52% उसके अंदर
जो है हमारे को लिपिड और 40% प्रोटीन देखने को मिलता है, 52% प्रोटीन और 40% लिपिड देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग वेरी करता है, ये इसे डिपेंड करता है ये कि कैसे कैसे हम जिस टाइप का सेल है, जिस टाइप की रिक्वायरमेंट है उसकी, उस हिसाब से भी वेरी करता है। बेसिकली प्रोटीन का जो है सेल मेम्ब्रेन में क्या रोल होता है, एक तरीके से मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, लेटरल मूवमेंट में हेल्प जो है प्रोटीन की उसका नेचर होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक चैनल भी प्रोवाइड करता है बेसिकली ग्लाइकोलिपिड्स, और एक टैग मार्क की तरह भी काम करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं टैग मार्क की तरह काम करते हैं। बैक्टीरिया सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो है ग्लाइकोप्रोटीन का यूज़ करते हैं। तो एक झंडे की तरह होता है ये, किसी भी सेल के ऊपर लगे, और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वेरियस रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और ये स्टेरोल्स, ये 3 टाइप के लिपिड प्रेजेंट्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, और ये अलग अलग सेल में वेरी करता है लिपिड की, क्योंकि हमने प्रोटीन का देख लिया मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ट्रांसपोर्टेशन और एंजाइम की तरह का काम करता है। और कार्बोहाइड्रेट्स भी हम जब लेटर स्टडी किया तो कार्बोहाइड्रेट्स का भी रोल हमारे को पता चला कि कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है प्रेजेंट। कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिकली रोल ये होता है कि ये लिपिड और प्रोटीन को कोवैलेंटली बॉन्ड करवा के रखता है, जिससे जो है सेल मेम्ब्रेन स्टेबल रहती है। फ्लूइड नेचर जो होता है सेल मेम्ब्रेन का, वो सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन और एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन के लिए नेसेसरी होता है। क्योंकि अगर फ्लूइड नेचर नहीं होगा तो सेल को ग्रो करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब सेल ग्रोथ होती है, हम जब सेल साइकिल एंड डिवीजन देखेंगे तो उसमें हमारे सेल को एक्सटेंड होना होता है, तो वो जो उसका फ्लूइड नेचर होता है वो उसमें काफ़ी हेल्प करता है। और सिक्रीशन में जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है उसमें काफ़ी, क्योंकि ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है और एक केमिकल बैरियर की तरह काम करती है, जो हर सिक्रीशन को, हर केमिकल को ये अंदर बाहर जाने नहीं देती, इन एंड आउट को कंट्रोल करती है। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस चीज़ में भी। तो और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, हम डिटेल में देखेंगे इसको, लेकिन हम अब आगे बढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन में। जैसा कि मैंने बताया कि आरबीसी में 52% प्रोटीन और 40% लिपिड देखने को मिलता है, और जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है जो सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि काफ़ी डीप स्टडी हुई थी सेल मेम्ब्रेन की, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स आए थे, लेकिन सबसे एक्सेप्टेड मॉडल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का था वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था। इनके अकॉर्डिंग, जैसे कि इनके अकॉर्डिंग भी, और जो मैंने अभी आपको टाइटैनिक वाला एग्जांपल दिया था कि प्रोटीन्स, इट फील्स लाइक प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड्स। और लिपिड जो है आपको पता है कि लिपिड जो है बाई लेयर होती है, ऊपर भी और बाहर भी, क्योंकि जो पोलर हेड होते हैं लिपिड के, लिपिड का हम स्ट्रक्चर जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे लिपिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसका पोलर हेड जो है आउटसाइड रहता है और हाइड्रोफोबिक टेल जो है इनसाइड रहती है, ताकि जो उस इसकी इसकी वजह से हम एक्वेस, जो एक्वेस नेचर होता है उससे प्रोटेक्ट कर पाते हैं सेल मेम्ब्रेन को, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक टेल होती है लिपिड की, तो रिएक्ट ना कर जाए इसलिए, और सेल मेम्ब्रेन डिसरप्ट ना हो जाए, इसलिए हम जो है हाइड्रोफोबिक टेल जो है इनर इनर साइड रहती है और पोलर हेड आउटसाइड रहता है। सेल मेम्ब्रेन जो है काफ़ी विस्कस नेचर की होती है, फ्लूइड, क्योंकि हमें पता है जब फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है और उसके अंदर प्रोटीन के आइसबर्ग्स हैं, तो ये एक विस्कोसिटी प्रोवाइड करेंगे, एक फ्रिक्शन प्रोवाइड करेंगे दोनों ही लेयर्स के मॉलिक्यूल्स के आपस में। तो ये एसिमेट्रिकल अरेंज होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि रैंडमली अरेंज होते हैं, मोज़ाइक पैटर्न बनाते हैं। एक मोज़ाइक पैटर्न मतलब कोई डिफरेंट कोई सिमिलर पैटर्न नहीं होता, काफ़ी अलग तरीके से अरेंज होते हैं। प्रोटीन्स भी तीन टाइप के होते हैं जो एम्बेडेड होते हैं, 2 टाइप के बेसिकली होते हैं, जो एनसीईआरटी में 2 टाइप के ही लिखे हैं, लेकिन मैं आपको तीसरा टाइप भी बताऊंगा कि इस टाइप के होते हैं। बेसिकली इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन देखने को मिलते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है काफ़ी डीपली एम्बेडेड होते हैं लेयर्स के अंदर, इन्हें इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। और जो लूजली बाउंड होते हैं, जो पोलर सरफेस के ऊपर, जो पोलर हेड आउटसाइड था उसके उसके साथ ही रहते हैं, उन्हें पेरीफेरल पेरीफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। देखिए कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, जो डीपली प्रोजेक्ट होते हैं और दोनों साइड पे अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, और ये एक चैनल की तरह काम करते हैं। मैं कहता हूँ ना, तीसरे टाइप के जो प्रोटीन होते हैं वो एक चैनल प्रोटीन टाइप के होते हैं, टनल प्रोटीन भी बोलते हैं, जो एक चैनल प्रोवाइड करते हैं वाटर आयंस और सॉल्यूट्स के इन एंड आउट के लिए।
अब जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म जो प्रेजेंट होते हैं वो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन, जैसा कि मैंने बताया कि ग्लाइकोप्रोटीन एक झंडे की तरह होता है, वो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मोलेमा जो हम बेसिकली बोलते हैं उसके ऊपर प्रेजेंट होगा, तो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करेंगे बैक्टीरिया, और बहुत सारी चीज़ें इसकी हेल्प से होती हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का हमने बेसिक बेसिक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक बेसिक हमने सारा समझ लिया, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमने साइंटिस्ट के नाम देख लिए, और कैसे कैसे जो है इसमें हम आगे इसमें स्टडी कर सकते हैं ये देख लिया। अब हम देखेंगे, क्योंकि अलग अलग सेल की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो सेल मेम्ब्रेन में बहुत सी मॉडिफिकेशन हमारे को देखने को मिलती है। हम मॉडिफिकेशन को एक एक करके देखते हैं। पहली मॉडिफिकेशन हमें माइक्रोविलाई के तौर पे देखने को मिलती है, जो एक फिंगर लाइक इन इमेजिनेशन देखने को मिलती है। एब्जॉर्प्शन के अंदर जो हेल्प प्ले होती है, सरफेस एरिया बेसिकली ये बढ़ा देती है और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। ये इंटेस्टाइनल सेल और हेपेटिक सेल्स में हमको देखने को मिलती है। हम जब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, जो कि हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, तो उसमें हम देखेंगे कि माइक्रोविलाई कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट है लोमाजोम्स। लोमाजोम्स जो कि बेसिकली ये इनफोल्डिंग होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो फंगल सेल्स में बेसिकली इसका भी काम यही होता है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करे, और जो है जो बेसिक बेसिक जो प्लाज्मोलेमा के फंक्शन होते हैं, इसे बेसिक वो उन्हें कंप्लीट करे। ये बेसिकली सेल वॉल को एक्सपेंशन और सेल डिवीजन के टाइम पे शायद काफ़ी काम आती है। और मीजोजोम्स जो हैं हमारे, हमने पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में, प्रोकैरियोटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में, तो हमारे को मीजोजोम्स देखने को मिलते हैं जो सेल मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन होती है। इनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। टाइट जंक्शंस अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हमारे को ह्यूमंस के अंदर कैपिलरीज, ब्रेन सेल्स और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में देखने को मिलते हैं। ये एडजेसेंट सेल को फ्यूज कराते हैं, एक सीरीज पॉइंट ऑफ नेटवर्क क्रिएट करते हैं, जिससे इंफॉर्मेशन और ट्रांसफ़र होती है अलग अलग टाइप की। जैसे ब्रेन सेल्स में न्यूरॉन्स के अंदर हमारे को टाइट जंक्शंस देखने को मिलते हैं। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में हमारे को बेसिकली जब हम सिक्रीशंस ये कर रहा होता है उस टाइम हमारे को टाइट जंक्शन सेल्स के बीच में देखने को मिलते हैं। ट्रांसोसोम्स जो है प्रेस ने रिपोर्ट किए थे, फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ओवरी ऑफ बर्ड्स में हमने देखे थे। ये ट्रिपल यूनिट मेम्ब्रेन, इतना ही जानना काफ़ी है क्योंकि ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बस इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो ट्रांसोसोम्स जो है हमारे को फॉलिकुलर सेल्स, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ओवरी ऑफ बर्ड्स में हमारे को कौन से सेल जो है हमने देखे थे और किसने रिपोर्ट किए थे, तो ये हमें पता होना चाहिए। डेस्मोसोम्स एक तरीके से जो प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन होता है, लगभग लगभग वही इनका फंक्शन, क्योंकि सेल को ये बेसिकली एडेसिव फोर्स प्रोवाइड करते हैं, एक फोर्स प्रोवाइड करते हैं सेल के बीच में इंटरेक्शन के लिए। डेस्मोसोम्स का यही फंक्शन होता है। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन थे सेल मेम्ब्रेन के। अब हमने मॉडिफिकेशन देख लिए, अब हम डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट देखेंगे। हालांकि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हम सेल इसको डिटेल्स में देखेंगे सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, लेकिन फिर भी हम थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्योंकि बहुत तरीके की ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल के पास, और इसमें मेटाबोलाइट्स और बाई प्रोडक्ट्स और बायोकेमिकल्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेम्ब्रेन के आर पार जाते हैं, तो उसमें अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें कोई एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, और सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू या ऑस्मोसिस के थ्रू हम इसको देख सकते हैं, होते हुए देख सकते हैं। इसमें बेसिकली हमारे को एटीपी खर्च नहीं करने पड़ते, हमारे को कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी कहीं से नहीं देनी पड़ती, इसीलिए हम इसे डाउनहिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम हिल से नीचे जा रहे होते हैं तो हमारे को फोर्स नहीं लगानी पड़ती। जब हम हिल और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़े हैं, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसे अप हिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि जब हम हिल के ऊपर जाते हैं तो हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। तो और एटीपी भी खर्च होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में हम बेसिक थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं। डिफ्यूजन जो है पार्टिकल्स का रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू की तरफ जो है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होता है।
इसको किसी एटीपी की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है और अपने आप ही एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना हुआ है जिसके थ्रू ये मूव हो रहा होता है। अब ये डिफ्यूजन किस किस चीज से अफेक्टेड होता है, क्या होता है, वो हम डिटेल में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में पढ़ेंगे। लेकिन डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जिसमें रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन से रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव करते हैं। ये हमारे को समझने की जरूरत है। हमें किसमें किसी कैरियर मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं होती, किसी और चीज की जरूरत नहीं होती, किसी एटीपी की जरूरत नहीं होती। और ऑस्मोसिस में भी बेसिकली यही होता है, लेकिन इसमें सॉल्वेंट के साथ होता है जो कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड होता है। और डिफ्यूजन ऑफ वाटर होता है इसमें बेसिकली सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है इसलिए मैंने सॉल्वेंट बोल दिया। लेकिन वाटर का इसमें डिफाइन जो किया है, इट इज अ डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशन। ये ऑस्मोसिस को भी हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में। लेकिन बेसिकली दो सॉल्यूशन जो सेपरेटेड होते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, उनमें जो वाटर की मूवमेंट होती है, जहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन जहाँ वाटर का होता है उससे लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर की मूवमेंट होती है। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन की, नॉट ऑफ सॉल्यूट। पहले डिफ्यूजन में सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन की बात होती है, यहाँ सॉल्वेंट के कॉन्सेंट्रेशन, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है। तो इसको बेसिक डिफरेंस को ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने बार बार इसको एम्फेसाइज किया। अगला जो टॉपिक है, अगला मतलब जो वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है और इसमें भी हमारे कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। लेकिन इसमें हमारे को एक प्रोटीन जो होता है, बेसिकली प्रोटीन जो है फैसिलिटेट करता है मेम्ब्रेन को, साइट प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स क्रॉस करते हैं मेम्ब्रेन को। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी प्रेजेंट होना चाहिए, सब कुछ प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन एक फैसिलिटेटेड प्रोटीन, मतलब जो एक प्रोटीन होना चाहिए प्रेजेंट जो साइट प्रोवाइड करे, फैसिलिटेट करे डिफ्यूजन को होने के लिए। तो बेसिकली हमने डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को यहाँ पे समझ लिया कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। इसे हम एक बार देखते हैं। इफ सब्सटेंस हैज अ concentration gradient and hydrophilic moiety need need facilitated transportation and membrane provide sites at which molecule cross the membrane। ये बेसिकली वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो होना ही चाहिए। एक हाइड्रोफिलिक मोइटी मतलब एक एक फैसिलिटेट करने के लिए एक प्रोटीन प्रेजेंट होना चाहिए जो साइट प्रोवाइड करे जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर सके। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को भी हम डिटेल में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में ही पढ़ेंगे। जो प्लांट फिजियोलॉजी जब मैं स्टार्ट करूंगा हम देखेंगे कैसे प्लांट फिजियोलॉजी में जो प्लांट्स में जो मूवमेंट होती है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में वाटर का और मिनरल्स का। तो उनमें इन तीनों प्रोसेसेस की, चारों प्रोसेसेस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे एनर्जी की हेल्प चाहिए होती है, एटीपी लगता है, क्योंकि ये हमेशा ज़्यादातर अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है। तो तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन से होता है, जैसे कि हालांकि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट नहीं होता। यही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है कि मेम्ब्रेन प्रोटीन वहाँ साइट देता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होता, वहाँ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो है हमारे को मूव करना होता है मॉलिक्यूल को। पंप्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कैरी करते हैं सब्सटेंस को सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। अब सेल मेम्ब्रेन हमने पूरी समझ ली, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन समझ ली, और जो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट रह गया है, ट्रांसपोर्ट का पार्ट रह गया है, जो मॉडिफिकेशन का हमने 100% कवर किया है, कोई भी हमने एग्जाम्पल भी नहीं छोड़ा है। बेसिकली हमने ओवरऑल पूरा कवर कर लिया। जो बाकी बचा हुआ है हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में जो है हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितना भी टॉपिक बचा हुआ है, फेगोसाइटोसिस क्या होता है, एंडोसाइटोसिस क्या होता है, ये सब देखेंगे और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि एंडोसाइटोसिस का क्या रोल होता है, एक्सोसाइटोसिस का क्या रोल होता है, और ये सब हम देखेंगे। अब हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखिए, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ एक प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये एक केमिकल बैरियर की तरह काम करती है। जो बाहर से हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो अंदर आने नहीं देती, क्योंकि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही क्रॉस करने देती है, एक बैरियर की तरह भी काम करती है। और
ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो हेल्पफुल होती है मॉलिक्यूल्स और आयंस, हम देख चुके हैं अभी पीछे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में। ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होते हैं, सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो हम पहले पीछे अभी हमने पढ़ा भी कि सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स क्या क्या होती है और कैसे कैसे होती है। फिर हमने नेक्स्ट जो लास्ट जो फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन को, इस टॉपिक को, इस लेक्चर को हम इसी के साथ क्लोज भी करेंगे। water as well as solute molecules and ions pass through the membrane pores and pores are always bordered by channel proteins। जो हमने channel proteins के बारे में पीछे हमने जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैं बता रहा था वो हमने देखा था यहाँ पे कि एक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं चैनल प्रोटीन। सम ऑफ द इंटीग्रल प्रोटीन पेनिट्रेट डीप एंड प्रोजेक्ट देमसेल्फ ऑन बोथ द सर्फेस which act as channel for passage of water ions and other solutes। यही एक बेसिकली चैनल प्रोटीन्स की बात हो रही है कि कुछ इंटीग्रल प्रोटीन ऐसे होते हैं जो इतनी ज़्यादा डीपली एम्बेडेड हो जाते हैं कि वो दोनों सर्फेसेस से विजिबल होते हैं और वो बेसिकली एक चैनल प्रोवाइड करते हैं इन मटेरियल के इन एंड आउट एक्सचेंज के लिए। तो इसी के साथ सेल मेम्ब्रेन बेसिकली मैंने सारा कवर कर लिया है और इससे बेटर एक्सप्लेनेशन आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी सेल मेम्ब्रेन और यूकैरियोटिक सेल की, प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ शेयर दिस कंटेंट, क्योंकि अच्छा कंटेंट सबको मिलना चाहिए। एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माय चैनल बायो लर्नर। थैंक यू।